तो अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे, यानी कि गति के समीकरणों को देखेंगे कि ये जो गति के समीकरण, तीन समीकरण होते हैं वो कैसे आए, है ना, इनका डेरिवेशन कैसे हुआ। ठीक है, तो पहले हम एक एनालिटिकल मेथड से देखेंगे इन इक्वेशन ऑफ मोशन को कि कैसे आए, कैसे इनका डेरिवेशन हुआ, और उसके बाद देखेंगे ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो पहले हम देख रहे हैं एनालिटिकल मेथड से कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कैसे आए। ठीक है, तो मुझे पता है, हमें पता है कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन वो तीन होते हैं। पहला होता है क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो तीसरी इक्वेशन होती है वो होती है क्या, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, तो ये कैसे आए इनका जरा डेरिवेशन करके देखते हैं कि कैसे आए। तो पहले एनालिटिकल मेथड से देख रहे हैं। तो पहला देख रहे हैं हम, पहला इक्वेशन कैसे आया। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी कैसे आया। तो हमें पता है, जो त्वरण की परिभाषा से हम जानते हैं कि जो त्वरण होता है वो होता क्या है, वो बराबर होता है कि वेग में कितना परिवर्तन आया, है ना, वेग में जो परिवर्तन आया अपॉन कितना समय लगा, यानी कि समय अंतराल कितना है, यानी कि समय। ठीक, तो त्वरण होता है ए, वेग में परिवर्तन कैसे निकाला जाता है, तो v माइनस यू और टाइम t से। ठीक है, मान लिया किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग था u और अंतिम वेग था v, तो जो वेग में परिवर्तन निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है, v माइनस यू अपॉन टी। ये सब हमने जब एक्सेलरेशन पढ़ा था, त्वरण पढ़ा था, उसमें ये सब चीजें देख ली थी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं अगर a का t से, तो ये क्या हो जाएगा, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। अब इस v को इधर ही रहने दिया और u को इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस का u। ठीक है, तो यानी कि जो v बराबर होता है वो होता है u प्लस ए टी के बराबर। और यही मेरी जो पहली इक्वेशन थी यही थी। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे जो v है वो v क्या है, तो v है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि प्रारंभिक वेग, और v होता है अंतिम वेग। a क्या होता है, a जो यहाँ पे याद रखना है, a है एक समान त्वरण, है ना। यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि जो भी हम इक्वेशन निकाल रहे हैं अभी, ये तीनों के तीनों, वो कब वैलिड है, जब त्वरण एक समान हो। यानी कि एक समान त्वरण है, असमान त्वरण के लिए वैलिड नहीं है। उसके लिए 11th में जाना पड़ेगा। असमान त्वरण के लिए हमें वहां पे जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीख जाएंगे हम, तब जाके असमान त्वरण के लिए हम इक्वेशन निकालना सीखेंगे वहां पे। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले वैलिड है किसके लिए, तो याद रखना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हैं तीनों के तीनों। तो ये क्या है यहाँ पे, तो ए है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, लेकिन कैसा एक्सेलरेशन है ये, तो ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। याद रखना है ये जो एक्सेलरेशन है यहाँ पे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और टी क्या है यहाँ पे, टाइम है। ठीक, यानी कि समय है। तो पहला इक्वेशन तो ऐसे निकाला। अब देखते हैं कि दूसरा इक्वेशन कैसे आया होगा। ये जो पहली इक्वेशन आती है, ये जो पहला समीकरण आता है गति का, इसको बोला जाता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, देखो इसमें देखो वेलोसिटी की बात हो रही है, वेग की बात हो रही है, और टाइम की बात हो रही है। तो इसका नाम रख दिया गया क्या, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। पहली इक्वेशन का नाम रख दिया गया वेलोसिटी टाइम रिलेशन, यानी कि वेग समय संबंध। ठीक है, दूसरी इक्वेशन कैसे आई होगी, एस इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमें पता है कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है, एक चीज ध्यान रखनी है कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है, ठीक है, जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी कि कुल कितना विस्थापन हुआ बटे कुल कितना टाइम लगा उस विस्थापन को होने में,
उसी को हम एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। अब चूंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, इन तीनों समीकरणों में बात हो रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो उस टाइम पे जो ये एवरेज वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला यही फॉर्मूला बन जाता है u प्लस वी अपॉन टू। ठीक, u प्लस वी अपॉन टू। अब ये कैसे आया, जरा देखते हैं कि कैसे आया होगा ये तो हमें पता था कि एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, पर ये कैसे आया ये जरा समझते हैं। तो एक ग्राफ बना रहा हूं ये कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, वेग समय ग्राफ है। मान लिया जब टाइम था 0 तो उस टाइम पे किसी वस्तु की जो वेलोसिटी थी वो थी u। ठीक है, जब टाइम 0 था उस टाइम किसी वस्तु की जो वेलोसिटी थी, जो वेग था उसका प्रारंभिक वेग वो था u। ठीक, तो जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी थी इतनी, u के बराबर, मान लिया कुछ इतनी, इसकी कुछ वैल्यू होगी है ना, 0 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, तो मैंने u मान लिया कि u है। तो जब टाइम था 0 तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इसने क्या किया, इस वस्तु ने एक समान त्वरण से चलना शुरू कर दिया। तो एक समान त्वरण का ग्राफ बनता है कुछ ऐसे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, और t टाइम तक ऐसे ही चलती रही एक समान त्वरण से। तो यानी कि यहाँ पे कितना टाइम हो गया है, यहां से यहां तक t टाइम लग चुका है इसको यहां से यहां तक जाने में। यानी कि यहाँ पे वैल्यू कितनी हो चुकी है टाइम पे, t यहाँ पे थी टाइम की वैल्यू 0। और t टाइम के बाद जो इसकी वेलोसिटी हो गई है वो हो गई है v। जब टाइम था 0 तो इसकी वेलोसिटी थी वस्तु की u, जब टाइम हो गया t बढ़ के, जब टाइम हो गया t तो इसकी वेलोसिटी हो गई v के बराबर। तो यहां से मैं एक परपेंडिकुलर गिरा रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये पूछूं, हाँ, अब मैं अगर यहाँ पे क्या निकालू, यही फॉर्मूला लगा दूं कि एवरेज वेलोसिटी बराबर है, क्योंकि मुझे तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है ना, पता करना कि ये कैसे आया। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एक बात तो पहले मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, और टाइम तो है ही दिया हुआ है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाएगा। तो मुझे पता है कि जो वीटी ग्राफ जो होता है, वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है मुझे, दूरी या विस्थापन, दूरी कहो या विस्थापन कहो, क्योंकि बॉडी एक ही डायरेक्शन में चल रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही, तो दूरी कहो या विस्थापन कहो दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो मैं दूरी बोलूं या विस्थापन बोलूं एक ही बात, तो चलो मैंने विस्थापन बोल दिया है। ठीक है, कि जो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा, एरिया अंडर कर्व होगा, यानी कि इस ग्राफ से और इस टाइम एक्सिस से घिरा हुआ ये जो एरिया होगा वो क्या दे देगा मुझे, कि इस वस्तु ने इस इतने टाइम में बोले तो टी टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, ये निकाल सकता हूं मैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो कि अगर मुझे एरिया निकालना है तो मुझे इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालना पड़ेगा, इस समलंब का, इसका, इसका नाम है ए बी सी और डी का एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, ए बी सी डी। हाँ, तो अगर ट्रेपीजियम का अगर एरिया निकालू मैं, यानी कि एरिया ऑफ किसका, ए बी सी डी का, इस समलंब का अगर मैं एरिया निकाल दूं तो समलंब का एरिया क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं कौन कौन सी इसकी, ए ओ और बी सी। तो समांतर भुजा बी सी है कितनी, देख समांतर भुजाओं का योग, यानी कि बी सी प्लस ए ओ गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी कितनी है इनके बीच, ए ओ और बी सी के बीच, ये जो कि है कितनी, ओ सी के बराबर, हाँ ओ सी नहीं डी सी के बराबर। ठीक है, ये 0 है यहाँ पे, ये डी सी के बराबर। ठीक है, तो एरिया बराबर क्या हो गया, 1/2, बी सी बराबर कितना है, वी के बराबर ये, और ए ओ बराबर है किसके, यू के, और डी सी किसके बराबर है, टी के। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया समलंब का एरिया, और समलंब का एरिया ही तो मुझे क्या देगा यहाँ पे, विस्थापन, है ना। इस टी समय में कितना विस्थापन हुआ इस वस्तु का, तो कुल कितना विस्थापन हो गया, इतना, v प्लस यू इंटू टी, इतना 1/2 v प्लस यू इंटू टी। अब मैं यहाँ पे देखो,
अब एवरेज वेलोसिटी अगर मुझे निकालनी है तो क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया टी टाइम में, इतना। और टोटल समय कितना लगा, टी। तो देखो टोटल विस्थापन की जगह रख दिया इतना, हाफ v प्लस यू इंटू टी अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट की जगह ये, और टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम लगा इतना t के बराबर। तो t से t गया कट, तो बचा क्या, 1/2v प्लस यू। और यही मैंने यहाँ पे निकाला है, देखो। तो ये कब निकला ये फॉर्मूला, जब वस्तु की ये जो एक्सेलरेशन था वो एक समान था, है ना। ये एक्सेलरेशन कैसा था, एक समान एक्सेलरेशन था, है ना। एक समान त्वरण था जब यहाँ पे यूनिफॉर्म त्वरण था, है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, तब निकला ये, है ना। और नहीं तो एवरेज वेलोसिटी से निकलती थी। और इसी में जब वस्तु की एक समान त्वरण से चलने लग जाए तो उस टाइम पे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाता है। ये कैसे आया सब बता दिया यहाँ पे, ठीक। हाँ तो यानी कि एवरेज वेलोसिटी जो होती है, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी कि बॉडी एक कांस्टेंट रेट से अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रही है, यानी कि एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी प्लस फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो देखो चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो अगर मुझे दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो यानी कि दूरी, तो दूरी है ना, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगी, दूरी बराबर हो जाएगी चाल, चाल कहो, है ना, या वेग कहो। चाल और वेग एक ही हो जाएंगे जब डायरेक्शन भी सेम होगा, पहले बता चुका हूं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि चाल चाल नहीं कह रहा हूं बल्कि कह रहा हूं वेग, और वेग भी वेग की जगह बोल रहा हूं, यानी कि एवरेज वेलोसिटी, यानी कि औसत वेग बोल रहा हूं, ठीक, गुणा समय, ठीक। दूरी की जगह दूरी, चाल की जगह बोल रहा हूं मैं क्या, एवरेज वेलोसिटी यानी कि औसत वेग गुणा समय। औसत वेग को किससे निकालते हैं, अभी अभी बताया था, u प्लस बी अपॉन 2 से, और टाइम t, और दूरी को मैं दिखाऊंगा s से, ठीक है। तो अब जरा इसको आगे सॉल्व करते हैं कि ये क्या बनेगा। तो अगर इसको मैं आगे सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा, s इक्वल टू u की जगह रहने दिया u प्लस v। देखो अभी अभी मैंने v का मान निकाला, यानी कि फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर होती है, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन at के बराबर। तो इस v की जगह मैं रख सकता हूं u प्लस at, और इस पूरे पे बटे 2 और गुणा t। अब इसको अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूं तो s बराबर कितना हो जाएगा, तो s बराबर हो जाएगा u और u जुड़ेगा तो कितना, 2u प्लस at और होल डिवाइड बाई 2 इंटू टी, ठीक है। तो s बराबर कितना हो गया, अब इस t का अंदर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2ut प्लस ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, एटी का जब टी में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा एटी स्क्वायर अपॉन 2। तो s इक्वल टू कितना हो गया, अब इस 2 का इस 2 का इसमें भी भाग जाएगा, प्लस इस 2 का इसमें भी भाग जाएगा, है ना, क्योंकि ये जो 2 है दोनों के नीचे है ना, होल डिवाइड बाई 2 है ना, तो इस 2 का इसमें भी भाग और इसमें भी भाग, तो 2 से 2 गया कट, तो s बराबर हो गया u प्लस, इसको क्या लिखा जा सकता है, हाफ ए टी स्क्वायर। और यही मेरी सेकंड इक्वेशन होती थी मोशन की, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आई, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन क्या आई, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें भी देखो s क्या है, दूरी है कि वस्तु ने कितनी दूरी चली, u है इनिशियल वेलोसिटी, t है टाइम, a है एक्सेलरेशन, लेकिन कैसा एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान त्वरण, और t है फिर से टाइम, ठीक है। इसको बोला जाता है पोजीशन टाइम रिलेशन। इस सेकंड इक्वेशन को बोला जाता है पोजीशन टाइम रिलेशन।
ठीक है। पोजीशन टाइम रिलेशन क्यों बोला, देखो एस या दूरी की बात हो रही है, दूरी समय ग्राफ को मैं पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोलता था, है ना, पोजीशन भी बताता, वो दूरी पोजीशन भी बताती है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया पोजीशन। और टाइम की भी बात हो रही है तो नाम रख दिया इसका पोजीशन टाइम रिलेशन, यानी कि स्थिति समय संबंध, इसका नाम रख दिया सेकेंड इक्वेशन का। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन भी सेम ऐसी हो जाएगी, देखो फिर वही करूंगा, इतने तक तो सेम चीजें रहेंगी। इस इक्वेशन को अगर आगे बढ़ा दूं तो थर्ड इक्वेशन भी मुझे मिल जाएगी। देखो ये तो अभी देख ही चुके हैं कि दूरी बराबर औसत वेग गुणा समय, औसत वेग इतना और टाइम की जगह इतना। अब इसी को थोड़ा आगे जरा प्रोसीड करते हैं, तो ये हो जाएगा s इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू। इसको इस बार ऐसे ही रहने दिया। अब देखो t की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, तो देखो t अगर मैं यहां से t निकालू फर्स्ट इक्वेशन से, तो देखो t का मान क्या होगा, तो देखो इसको पहले इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा v माइनस यू इक्वल टू ए टी को इधर ही रहने दिया, u को इधर ले गया तो माइनस का u। अब t अगर मुझे निकालना है तो a को यहाँ नीचे भेजना पड़ेगा, तो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो t का मान हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। तो t की जगह मैं क्या रख सकता हूं, v माइनस यू अपॉन ए। कहां से लिया मैंने, फर्स्ट इक्वेशन से, है ना। अब इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं जरा, तो s बराबर क्या हो जाएगा, इसको लिखा जा सकता है v प्लस यू और बटे 2, और यहां गुणा हो रहा है किससे, v माइनस यू अपॉन 2 से। अभी देखो दोनों के ये दोनों फॉर्म कैसे बन चुके हैं, तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है a प्लस बी और a माइनस बी, अगर कहीं पे ऐसी फॉर्म दिख जाए a प्लस बी और a माइनस बी और दोनों में मल्टीप्लीकेशन हो रहा हो, तो इसको लिखा जा सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसी की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन, सॉरी यहाँ पे a था, ठीक है a, तो ये कितना हो जाएगा, और 2 का इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा तो 2a। ठीक है, इन दोनों को गुणा किया तो कितना रिजल्ट आता है, इतना, तो इसलिए लिख दिया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी का मान होता है इतना, और 2 का a में मल्टीप्लीकेशन किया तो इतना। अब 2a का मल्टीप्लीकेशन अगर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराऊं तो ये कितना हो जाएगा, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो v स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो v को रहने दिया इधर ही और u को इधर ले आया, u स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस में 2as, तो यहाँ है ही, तो v स्क्वायर बराबर क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as, और यही मेरी थर्ड इक्वेशन होती थी। ठीक है, और इसका नाम रखा गया क्या, इसको बोला गया पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है, यानी कि स्थिति वेग संबंध इसका नाम रखा गया। क्यों, क्योंकि इसमें पोजीशन की भी बात हो रही है, ऐसा है ना, दूरी यानी कि पोजीशन की बात हो रही है और वेलोसिटी की भी बात हो रही है, तो इसका नाम रख दिया गया क्या, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है, तो इसमें जो जो भी वेरिएबल है वो सभी वेरिएबल हमें पता होने चाहिए क्या है। तो जैसे ए है, तो ए तो मैं अभी अभी बता ही चुका हूं, ए क्या होता है इन इक्वेशंस में, एक्सेलरेशन। लेकिन कैसा एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बदलता हुआ नहीं। वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात नहीं होगी, वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए हमें 11th में जाना पड़ेगा, वहां डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, तब जाके वो चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, हाँ, और टी है टाइम, यू है इनिशियल वेलोसिटी, वी है फाइनल वेलोसिटी, बस इतनी ही वेरिएबल है इसमें, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये हम समझ चुके हैं कि एनालिटिकल मेथड से इन इक्वेशंस को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब देखेंगे हम ग्राफिकल मेथड से कि इन इक्वेशन को हम ग्राफिकल मेथड से कैसे निकालेंगे हम। तो ग्राफिकल मेथड से भी देखते हैं जरा। तो अगर ग्राफिकल मेथड से निकालना है तो उसके लिए पहले हमें ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि हम पहले ही ले चुके हैं। ठीक है, तो अब हम ग्राफिकल मेथड से देखेंगे। ठीक है, तो दूसरा तरीका देखेंगे। तो पहले ग्राफ बनाते हैं। तो मान लिया ये कोई एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यानी कि वेग समय ग्राफ है। ठीक है, जब टाइम था 0, तो मान लिया किसी वस्तु की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी u के बराबर इतनी। अभी अभी वो ग्राफ बनाया भी था हमने ऐसा ही। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी थी u। उसके बाद क्या किया
कि जब टाइम बढ़ा, जैसे 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, तो इसने क्या किया, जब टाइम बढ़ने लग गया तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करने लग गया। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बनता है कुछ ऐसे। और किस टाइम तक किया, तो इसने मान लिया टी टाइम तक किया। ठीक है, टी टाइम तक, यानी कि ओरिजिन से यहां तक कितना टाइम लगा, इसे मान लिया टी, वेरिएबल रख रहा हूं। ठीक है, और टी टाइम बाद इसकी वेलोसिटी मान लिया हो गई कितनी, v। पहले थी u, अब कितनी हो गई है v। तो v कहां से कहां तक होगा, यहां से यहां तक, है ना, क्योंकि ये जो मान x और y पे लिखे होते हैं, x एक्सेस और y एक्सेस पे, ये ओरिजिन से यानी कि मूल बिंदु से बताई जाती है पोजीशन। तो जैसे u बोला मैंने, प्रारंभिक वेग u था, तो u कहां से, यहां से मूल बिंदु से। मैंने बोला टी टाइम बाद वेलोसिटी हो गई v, तो v कहां से, तो यहां से, ओरिजिन से यहां तक। ठीक है, हाँ, तो इतनी बातें हो गई है। तो यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा, t, है ना, ये टाइम लगा t, यहाँ पे टाइम था 0, यहाँ पे t, तो टाइम कितना लगा, समय अंतराल कितना है, तो t माइनस 0 यानी कि t टाइम लगा कुल मिला के। अब मैं पहली इक्वेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमें पता है जो त्वरण होता है, त्वरण की परिभाषा से हम जानते हैं कि त्वरण होता क्या है, तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल कितना है ना, कितना समय लगा इस वेग को परिवर्तन होने में, समय अंतराल कितना है। और वेग परिवर्तन, तो अगर मैं यहां पे देखूं, हाँ, तो त्वरण की परिभाषा से हम ये तो जानते हैं कि त्वरण इतना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रारंभिक वेग है u, फाइनल वेलोसिटी हो गई है v, तो वेग में परिवर्तन कितना आया। जैसे कोई एक वस्तु थी, पहले 5 मीटर पर सेकेंड से चलती थी, और कुछ टाइम बाद 10 मीटर पर सेकेंड से चलने लग जाती है, तो इसका वेग में परिवर्तन कितना होता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि 10 माइनस 5। तो वही यहां पे भी करूंगा कि फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ, पहले था इतना शुरू में, अब हो गया इतना, तो परिवर्तन कितना आ गया, इतना ही आया मेरे हिसाब से, v माइनस यू के बराबर। ये सब हम एक्सेलरेशन में देख भी चुके हैं। तो पहले थी जो प्रारंभिक वेग था वो u था, फाइनल वेग हो गया इतना, तो वेग में परिवर्तन कितना आया, चेंज कितना आया, तो v में से u को घटा दो, तो ये जितना बचता है वही परिवर्तन हो जाएगा। तो वेग में परिवर्तन कितना आया यहाँ पे, v माइनस यू के बराबर। जैसे यहाँ था, पहले वेग था 5 मीटर पर सेकंड, अब हो गया 10, तो वेग में परिवर्तन कैसे आया कि फाइनली कितना है और माइनस शुरू में कितना था, यानी कि v माइनस यू, फाइनली कितना था माइनस इनिशियली कितना था, तो ये आधा है 10 में से 5 गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो वही मैंने यहाँ पे भी किया। ठीक है, हाँ, और समय कितना लगा इस वेग को परिवर्तन होने में, तो समय अंतराल कितना लगा, तो देखो यहाँ पे टाइम था 0, यहाँ पे हो गया t, तो t माइनस 0 यानी कि t टाइम तो लगा, तो टाइम लगा t। और एक्सेलरेशन को दिखाता हूँ a से, तो फिर वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा यहाँ पे, तो a का t से मल्टीप्लीकेशन होगा तो at हो जाएगा, ये हो जाएगा v माइनस यू, v को रहने दिया इधर, है ना, और u को इधर ले आऊंगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, u प्लस at। तो यही मैंने वहां पे फर्स्ट इक्वेशन अपनी निकाली थी। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस at, और ये हम अभी देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अब दूसरी इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मुझे पता है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, बार बार बोल रहा हूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसका जो एरिया होता है वो देता है हमें, दूरी कहो या विस्थापन कहो। ठीक है, दूरी देता है। ठीक, तो मान लिया मैं यहाँ पे दूरी को दिखा रहा हूं इससे, है ना, दूरी को दिखा रहा हूं इससे। ठीक, तो अगर मैं इस ग्राफ का एरिया निकाल दूं, मतलब ये जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और टाइम एक्सेस से घेरा हुआ ये जो एरिया है, ये वाला एरिया निकाल दूं, है ना, 0 से t टाइम के बीच में, है ना, यहां से यहां तक, और टाइम एक्सेस और इस ग्राफ के बीच में जो एरिया, अगर उसको निकाल दूं तो मुझे दूरी पता लग जाती है। ठीक है, तो मैं निकालने की कोशिश करता हूं। तो मैं इसका नाम रख दे रहा हूं कुछ, a b c d और e। तो मैं क्या कर रहा हूं, एरिया निकाल रहा हूं, क्षेत्रफल निकाल रहा हूं, किसका, तो मैं निकाल रहा हूं पहले, अगर मुझे इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें दो आकृतियां हैं। देखो,
एक तो बन रहा है ये ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी त्रिभुज, दूसरा ए सी डी ई एक आयत बन रहा है। तो इसमें एरिया इन दोनों का निकालना पड़ेगा, है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ए प्लस इसका एरिया कितना है प्लस इस आयत का एरिया कितना है, यानी कि आयत एरिया ट्राइंगल एबीसी और आयत ए सी डी ई का एरिया कितना होगा ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी ई, ए सी डी ई, इसका जो कुल एरिया होगा वो मुझे क्या दे देगा, दूरी, यानी कि एस। दूरी को मैं एस से दिखा रहा हूं, है ना, कि इस वस्तु ने इस 0 से t टाइम में कितनी दूरी तय करी। हम सब एक ग्राफ में पिछले लेक्चर में सीख भी चुके हैं ना ये सब चीजें, तो अब नई नई है ये चीजें, ये सब पहले ही सीख चुके हैं। तो अगर मैं बीसीडी का अगर एरिया निकालूं, इन दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा। तो बीसीडी का एरिया क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ बेस। तो इसका बेस कितना है, AC के बराबर, इनटू हाइट कितनी है BC के बराबर, प्लस आयत का क्षेत्रफल, तो आयत की लंबाई कितनी है AC के बराबर, इनटू चौड़ाई कितनी है AE के बराबर, ठीक है, बराबर S। तो 1/2 AC का मान कितना है AC, तो AC देखो यार, जितना ये है उतना ही तो ये भी AC भी, जितना ED है जो कि E है उतना ही AC भी होगा जो कि T के बराबर है। और BC है कितना, देखो BC इतना ही तो है जितना ये है, तो ये है कितना V माइनस यू, तो BC भी कितना हो जाएगा V माइनस यू के बराबर, प्लस AC कितना है, तो AC है T के बराबर गुणा AE कितना है U के बराबर, बराबर S। तो ये कितना आ गया, हाफ AC T के बराबर, ठीक, T V माइनस यू प्लस ये हो गया UT बराबर S, ठीक है। तो हाँ, तो ये हो गया इतना। अब मैंने क्या किया, इस T को रहने दिया T, और फर्स्ट इक्वेशन में हमने पढ़ा कि V बराबर U प्लस AT होता है। तो अगर V माइनस यू लिखा हो कहीं, अगर मैं इस U को इधर ले आऊं तो ये बनेगा क्या फिर AT, अगर U को इधर ले आऊं तो यहाँ क्या बचेगा AT। तो अगर कहीं पे V माइनस यू लिखा है तो उसकी जगह AT लिखा जा सकता है, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि देखो V बराबर U प्लस AT होता है। तो अगर U को इधर ले आऊंगा तो क्या बचेगा AT। तो यानी कि अगर कहीं पे V माइनस यू लिखा है तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम के बराबर होता होगा, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, प्लस ये चल रहा है क्या UT इक्वल टू S। अब क्या हुआ, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया हमने, तो क्या बनेगा, ये हाफ A का AT में करा दूंगा तो क्या हो जाएगा AT स्क्वायर प्लस UT इक्वल टू हाफ। तो ये S बराबर क्या आ गया कि UT को ले दिया पहले, प्लस ये क्या आ गया हाफ AT स्क्वायर, और यही तो मेरी सेकंड इक्वेशन होती थी मोशन की, और वही यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। अब देखना है थर्ड इक्वेशन को, अब थर्ड इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से निकालना है। तो पहली बार में मैंने क्या किया कि इस VT ग्राफ का एरिया निकाला, कैसे कि इसको दो भागों में डिवाइड करवा दिया, है ना। इस पूरे का एरिया निकाल दिया मैंने, किसका, ABCDE का, मतलब इस पूरी आकृति का एरिया निकाला दो भागों में डिवाइड करके, यानी कि पहले त्रिभुज का और उसके बाद आयत का क्षेत्रफल। इस बार मैं क्या कर रहा हूं, एरिया निकाल रहा हूं किसका, इसका ही एरिया निकाल रहा हूं। पहली बार भी तो इसी का एरिया निकाला था, किसका, ABDE का एरिया, है ना। ABD ये क्या है, एक समलंब है, एक ट्रेपीजियम है। तो इस ट्रेपीजियम को हमने दो पार्ट में डिवाइड करवा दिया था, पहले तो त्रिभुज में प्लस उसके बाद इस रेक्टेंगल में। तो इस बार मैं इसको दो में डिवाइड नहीं करवा रहा हूं, सीधा ट्रेपीजियम का एरिया ही निकाल रहा हूं, ठीक है। तो ABCD का क्षेत्रफल बराबर मुझे क्या दे देगा, दूरी, यानी कि S। सेम वही चीजें हैं जो यहाँ पे की थी, है ना, कि इसका अगर मैं क्षेत्रफल निकाल दूं तो वो मुझे दूरी दे देगा, और दूरी को मैं S से दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ABD का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो ABD क्या है, ABDE है क्या, एक समलंब, और समलंब का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है कि 1/2 कर दो, और उसके जो समांतर भुजाएं हैं, देखो समलंब कैसे होता है, ऐसे होता है ना एक समलंब। तो समलंब का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, 1/2
समांतर भुजाओं का योग, मान लिया समांतर भुजा ये ए है ये बी है, तो इन दोनों का योग कर दो गुणा इनके बीच की जो लंबवत दूरी होती है ये, उससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो समांतर भुजाओं का योग है कितना, तो समांतर भुजाएं हैं देखो बी डी और ये समांतर भुजा है ए ई, इन दोनों का योग कर देना है ना। समांतर देखो बी डी जो भुजा है वो ए ई के समांतर है, पैरेलल है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दिया गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी, तो देखो इन दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी कितनी है, इतनी ही तो है, किसके बराबर, ई डी के बराबर। ठीक है, बराबर एस, तो हाफ बी डी का मान कितना है, तो बी डी कितना है, इतना ही तो है, वी के बराबर, प्लस ए ई कितना है, तो ए ई है यू के बराबर। अभी अभी हमने निकाला भी था जब एवरेज वेलोसिटी निकाली थी, उस टाइम पे ये सब चीजें उस टाइम पे कर दी थी। ठीक है, और ई डी कितनी है, तो ई डी है टी के बराबर इंटू एस। ठीक है, अब क्या कर दिया, हाँ अब मैंने इसको इतना ही रहने दिया v प्लस यू को, और इस बार मैंने क्या कर दिया कि t का मान रख दिया यहां से। इस इक्वेशन में अगर मैं क्या करूं, जैसे अगर मैं t का मान निकालना चाहूं तो क्या करूंगा, तो v को यहीं रहने दिया, u को इधर लाऊंगा तो u बराबर ए टी। अब t का मान निकालना है तो a को नीचे भेजना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना, v माइनस यू अपॉन ए, तो वही इसको यहां ला रहा हूं मैं। ठीक है, तो t की जगह क्या लिखा जा सकता है, v माइनस यू अपॉन ए। जो एनालिटिकल मेथड में किया था वही सब चीजें यहां भी हो रही है। ठीक, तो ये किसके बराबर चल रहा है, एस के बराबर। ठीक, तो हाफ फिर से वही a प्लस बी और a माइनस बी, ए प्लस बी और a माइनस बी का अगर कहीं मल्टीप्लीकेशन हो रहा है उसको लिखा जा सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, और ये चल रहा है एस के बराबर। ठीक, तो अभी क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अब 2 का a में मल्टीप्लाई कराऊंगा और फिर उसका s में, तो ये हो जाएगा 2as। ठीक है, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही मेरी थर्ड इक्वेशन होती थी। ठीक है, तो हम ग्राफिकल मेथड से और एनालिटिकल मेथड से दोनों से ही ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको निकाल चुके हैं। ठीक है,